केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की दूसरे चरण में आज 142 सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में करीब 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। इस चरण की सबसे चर्चित सीट भवानीपुर है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बीच सीधा मुकाबला है। ये मुकाबला खास इसलिए भी है क्योंकि दोनों नेता पहले भी आमने सामने रह चुके हैं, जिससे इस सीट पर राजनीतिक मुकाबला बेहद हाई प्रोफाइल बन गया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने 123 सीटें जीतकर दबदबा बनाया था। इसलिए इस बार भी इन सीटों पर सभी दलों की नज़र टिकी हुई है। ये चरण राज्य की सत्ता की दिशा तय करने में अहम माना जा रहा है। गुजरात के 2026 निकाय चुनावों में भाजपा ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए राज्य के सभी 15 नगर निगमों पर कब्जा कर लिया है। ये जीत शहरी इलाकों में पार्टी की मजबूत पकड़ को दिखाती है, जहां अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे बड़े शहर भी शामिल हैं। कुल मिलाकर करीब 9-10 हज़ार सीटों में भाजपा ने भारी बढ़त हासिल की और अधिकांश सीटें अपने नाम की, जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी काफी पीछे रह गईं। कुछ जगहों पर विपक्ष को सीमित सफलता मिली, लेकिन समग्र तस्वीर में भाजपा का दबदबा साफ नजर आया। सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान साफ कहा कि धार्मिक प्रथाओं के नाम पर सार्वजनिक सड़कों को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता के अधीन है। इसीलिए यदि धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों का जीवन या ट्रैफिक प्रभावित होता है तो सरकार हस्तक्षेप कर सकती है और कार्रवाई भी कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी धार्मिक परंपरा संविधान से ऊपर नहीं है और सभी धार्मिक संस्थाओं को नियमों का पालन करना होगा ताकि दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न हो। लुधियाना से जुड़े इस मामले में एक महिला प्रिंसिपल ने मेयर के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक महिला का दावा है कि आरोपी ने फोन कॉल और चैट के जरिए उससे कई बार अनुचित बातें की और आपत्तिजनक फोटो भेजने के लिए दबाव बनाया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिला ने कॉल रिकॉर्डिंग भी सार्वजनिक की है, जिसमें आरोपी कथित तौर पर बार बार उससे फालतू बातें करने और निजी तस्वीरें भेजने की मांग करता सुनाई देता है। इस मामले के सामने आने के बाद विवाद बढ़ गया है। संबंधित मेयर ने कहा है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इंदौर के चर्चित हनीमून मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां पति राजा रघुवंशी की हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को शिलांग की अदालत ने जमानत दे दी है। बताया जा रहा है कि सोनम के पिता शिलांग पहुंचकर जमानत की प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं, जिसके बाद वो जेल से रिहा होंगी। ये मामला मई 2025 का है, जब हनीमून के दौरान राजा की हत्या हुई थी और कुछ दिन बाद उनका शव खाई में मिला था। कोर्ट ने जमानत देते समय पुलिस की प्रक्रिया में हुई गंभीर चूक को आधार माना, जैसे गिरफ्तारी के सही कारण स्पष्ट न बताना। इसी वजह से सोनम को राहत मिली। हालांकि उन्हें शिलांग में ही रहकर कोर्ट की शर्तों का पालन करना होगा। वहीं मृतक राजा रघुवंशी के परिवार ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उनके भाई ने कहा है कि वे इस जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे और न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। ये केस अपनी सनसनीखेज परिस्थितियों, हनीमून के दौरान हत्या और पत्नी पर साजिश के आरोप की वजह से देश भर में काफी चर्चा में रहा है और अब जमानत के बाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। ओडिशा के क्योंझर जिले में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति अपनी मृत बहन के बैंक खाते से पैसे निकालने के लिए उसका कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। बैंक कर्मचारियों ने उससे खाता धारक को लाने या मृत्यु से जुड़े आधिकारिक दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन गरीबी और जानकारी के अभाव में वो ऐसा नहीं कर सका। कई बार चक्कर लगाने के बाद वो बहन का कंकाल कंधे पर रखकर करीब 3 किलोमीटर पैदल बैंक पहुंचा ताकि उसकी मौत का सबूत दे सके। इस घटना के सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और बाद में उसे उसकी बहन के खाते के पैसे दिलवाए गए, जिससे व्यवस्था की संवेदनहीनता और जमीनी स्तर की समस्याएं उजागर हुई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कुनार प्रांत में मिसाइल और मोर्टार हमले किए, जिनमें कम से कम 7 लोगों की मौत और 75 से 85 लोग घायल हो गए। हमलों में रिहायशी इलाकों और एक यूनिवर्सिटी के आसपास के क्षेत्र भी प्रभावित हुए, जिससे महिलाओं, बच्चों और छात्रों के घायल होने की खबर है। ये हमला ऐसे समय हुआ जब हाल ही में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता हुई थी, लेकिन सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले सीमा पर झड़प में 6 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये कार्रवाई की। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि उसके हमले आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर किए जाते हैं, जबकि अफगान पक्ष का कहना है कि हमलों में आम नागरिकों को नुकसान पहुंचा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ढहने की कगार पर है और वो जल्द से जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाना चाहता है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा। वैश्विक तेल सप्लाई के लिए अहम इस समुद्री रास्ते को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और कूटनीतिक दबाव लगातार बना हुआ है।
अमेरिका में हरियाणा के करनाल जिले के एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई जब जिस स्टोर में वो काम करता था उसी में अचानक आग लग गई। घटना के समय वो अंदर सो रहा था और बाहर निकल नहीं सका, जिससे वो जिंदा जल गया। इस हादसे में स्टोर मालिक, जो पंजाब का रहने वाला था, उसकी भी जान चली गई। युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था और बेहतर भविष्य के लिए करीब 50 लाख रुपए खर्च कर अवैध डंकी रूट के जरिए अमेरिका पहुंचा था। उसकी मौत की खबर से परिवार और गांव में गहरा शोक है। वेटरन बॉलीवुड अभिनेता भरत कपूर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने 27 अप्रैल 2026 को मुंबई में अंतिम सांस ली। रिपोर्ट्स के अनुसार वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और हार्ट अटैक या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के कारण उनका निधन हुआ। भरत कपूर हिंदी सिनेमा में अपने दमदार सहायक और खलनायक किरदारों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने नूरी, गुलामी, आखिरी रास्ता और खुदा गवाह जैसी कई फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। करीब 4 दशकों के करियर में उन्होंने फिल्मों के साथ साथ टीवी और थिएटर में भी काम किया और इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन को बॉलीवुड के लिए एक बड़ी क्षति माना जा रहा है और कई फिल्मी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। शियाज करीम पर उनकी बिजनेस पार्टनर ने ठगी का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि उन्होंने बिजनेस के नाम पर महिला से लाखों रुपए लिए, लेकिन प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया। जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो उसे धमकाया गया। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धोखाधड़ी और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। देहरादून के चर्चित हाउसिंग या लैंड फ्रॉड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। भगौड़े बिल्डर दीपक मित्तल की पत्नी राखी मित्तल को दुबई में इंटरपोल की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीपक मित्तल अब भी फरार है। इस मामले में आरोप है कि मित्तल दंपति ने ऑर्किड पार्क जैसी हाउसिंग परियोजना के नाम पर करीब 90 फ्लैट खरीदारों से लगभग 45 करोड़ रुपए लिए और 2020 में परिवार समेत विदेश भाग गए। जांच एजेंसियों ने पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था, जिसे बाद में रेड कॉर्नर नोटिस में बदला गया। इसी के बाद इंटरपोल ने कार्रवाई करते हुए राखी को दुबई में पकड़ लिया। अब पुलिस राखी के भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। माना जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी से केस में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं और फरार दीपक मित्तल पर दबाव बढ़ेगा। इस घोटाले में पहले ही कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और ईडी और एसटीएफ जैसी एजेंसियां भी जांच में शामिल हैं। पंजाब किंग्स को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2026 में अपनी पहली हार झेलनी पड़ी। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222/4 का बड़ा स्कोर बनाया, लेकिन राजस्थान ने ये लक्ष्य 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। टीम की जीत में यशस्वी जायसवाल और डोनोवन फेरेरा की शानदार अर्धशतकीय पारियां अहम रहीं, जबकि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 16 गेंदों में 43 रन बनाकर तेज शुरुआत दिलाई। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने करीब 20 महीने के ब्रेक के बाद प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी का फैसला किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोंडा में होने वाले नेशनल ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है और इस बार वो 57 किलोग्राम वर्ग में उतरेंगी। ये वापसी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उनका रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके चलते वो प्रतियोगिताओं से दूर थीं। अब इस टूर्नामेंट के जरिए विनेश अपने करियर की नई शुरुआत करते हुए एक बार फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करने की कोशिश करेंगी। थॉमस कप 2026 में भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। ये मुकाबला ग्रुप स्टेज का था, जिसमें भारत ने एक भी मैच न गवाई क्लीन स्वीप किया और अपनी ताकत दिखा दी। लक्ष्य सेन, HS प्रणय और सात्विक चिराग की जोड़ी जैसे खिलाड़ियों ने दमदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ भारत ने लगातार दूसरा मुकाबला जीतकर नॉकआउट चरण में एंट्री कर ली और अब वो खिताब की दौड़ में मजबूत दावेदार माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर महिला टीम का अभियान निराशाजनक रहा और वो ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सकी। चीन के खिलाफ 0-5 की हार के बाद टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई, जिससे उबर कप में भारत का सफर जल्दी खत्म हो गया। और अब मौसम। उत्तराखंड के पौड़ी, अल्मोड़ा समेत 9 जिलों में बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। बागेश्वर में तेज तूफान के कारण 3 लोग घायल हो गए, जबकि रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी दर्ज की गई। देहरादून में बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और मौसम ठंडा हो गया। मौसम विविधतापूर्ण बना हुआ है। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है, जहां तापमान 40-45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ आंधी की संभावना है। दक्षिण भारत के शहरों मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु में उमस भरी गर्मी 35-38 डिग्री के आसपास बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल और केरल में आंशिक बादल छाए रहेंगे। समग्र रूप से IMD के अनुसार उत्तर और मध्य क्षेत्रों में गर्मी का कहर रहेगा, लेकिन पूर्वी राज्यों में मानसून पूर्व की वर्षा से कुछ राहत मिल सकती है। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।